बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयूर शर्मा राइडिंग। आप लोगों को तो पता ही है कि इस लॉकडाउन में मैं डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूं और कुछ अच्छे वीडियोस भी ला रहा हूं आप लोगों के लिए। मैंने कुछ अपनी लाइफ के भी वीडियोस बनाए थे डेली ब्लॉगिंग के, और उसके बाद मैंने कुछ नॉलेज वाले वीडियोस बनाए और इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करना है। अपने को 30 वीडियोस डालना ही है, कुछ भी हो जाए। इस काम के लिए आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं लाइक शेयर कमेंट करके। सबसे पहले तो देखो, मैंने अभी रिसेंटली 2-3 वीडियोस डाले थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप लोग पहले वो देख लो, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगी। मैंने अभी बाइक से रिलेटेड एक कल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था। आई होप कि आप लोगों ने जो मैंने काम दिया था वो किया होगा। एक मैंने पेज लेने बोला था और एक एक्टिविटी करने बोली थी। अगर आप बाइक ख़रीदने का सोच रहे हो तो वो करना बहुत ज़रूरी है। एक रिसर्च वर्क करना ज़रूरी है। आज बात करेंगे कि फाइनेंस जो होता है, मतलब पैसे का अरेंजमेंट कैसे करना पड़ता है और इस समय किन बातों का ध्यान रखना है बाइक खरीदने से पहले। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग जल्दी से लाइक बटन को दबा दो। अब आप लोगों ने ये तय कर लिया कि कौन सी बाइक खरीदनी है, तो उसके लिए आपको पैसे का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो बाइक खरीदने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो आप लोग डायरेक्टली कैश पेमेंट करके, मतलब जितने की बाइक होती है उतने का प्राइस पे करके आप बाइक को घर ला सकते हो, या फिर आपके पास दूसरा रास्ता है जो मैंने किया था, बाइक को फाइनेंस करा सकते हो। मतलब कि लोन के ऊपर बाइक को लेना, जो कि थोड़ा सा टेंशन वाला होता है। ये ऐसा क्यों होता है मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अगर आपने लोन लिया है तो आपको EMI पे करना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा मैं बताऊँगा आपको। तो 2 रास्ते याद रखिए, एक है कैश पेमेंट और दूसरा है लोन लेना। तो कैश पेमेंट अगर करते हो तो ये बहुत सिंपल होता है। आपको बस पैसे का अरेंजमेंट करना है, पे करना है और बाइक को लेके आना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फ़ोटोग्राफ्स लगेंगे और आपका बाइक आपको मिल जाए। ये तय कर लिए कि कौन सी बाइक खरीदनी है, तो उसके लिए आपको पैसे का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो बाइक खरीदने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो आप लोग डायरेक्टली कैश पेमेंट करके, मतलब जितने की बाइक होती है उतने का प्राइस पे करके आप बाइक को घर ला सकते हो, या फिर आपके पास दूसरा रास्ता है जो मैंने किया था, बाइक को फाइनेंस करा सकते हो। मतलब कि लोन के ऊपर बाइक को लेना, जो कि थोड़ा सा टेंशन वाला होता है। ये ऐसा क्यों होता है मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अगर आपने लोन लिया है तो आपको EMI पे करना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा मैं बताऊँगा आपको। तो 2 रास्ते याद रखिए, एक है कैश पेमेंट और दूसरा है लोन लेना। तो कैश पेमेंट अगर करते हो तो ये बहुत सिंपल होता है। आपको बस पैसे का अरेंजमेंट करना है, पे करना है और बाइक को लेके आना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फ़ोटोग्राफ्स लगेंगे और आपका बाइक आपको मिल जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप बाइक खरीदने जाते हो तो मैंने कल बताया था, उन बातों का आपको ध्यान रखना है। पिछला वीडियो ज़रूर देखना। बाइक आपने चूज़ कर लिए तो डॉक्यूमेंट्स भी आपको देना पड़ेगा, एक फ़ाइल आपको देनी पड़ेगी। पैसे देते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप कैश पेमेंट घर से जब शोरूम तक लेके जाओगे तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि चोरी होने का डर रहता है कई जगह। तो हो सके तो आप लोग बैंक से पेमेंट कर देना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे आप कैश पेमेंट से कर रहे हो या फिर लोन से ले रहे हो, बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि भाई डाउन पेमेंट कैसे करते हैं और फाइनेंस पर बाइक कैसे लाते हैं। ठीक है, चलो इस टॉपिक को शुरू कर। देखो, आपने अब तय कर लिया कि मुझे कैश पेमेंट से नहीं खरीदना है, इतने पैसे आपके पास नहीं है। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की बाइक आपने सोची और आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप कुछ पैसे डाउन पेमेंट आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले तो दोनों ही केस में 2000-3000 पहले दे देना पड़ता है बाइक को बुक करने के लिए, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर बाइक अवेलेबल हो तो बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, जितने कस्टमर उतनी बाइक्स। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। मैं जिस शोरूम गया था वहाँ पर बाइक अवेलेबल नहीं थी, वो बोले 2 दिन बाद आओ, तो मैंने बुक कर लिया था ताकि मुझे पहले मिले। तो 2000 रुपये का आप टोकन मनी दे सकते हो। बाद में 25 या 30,000 रुपये मिनिमम, मान लीजिए 1 लाख की बाइक है या 75,000 की बाइक है, मेरी बाइक का प्राइस ले लो, तो आपको 25 से 30,000 पेमेंट करना है। उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। इतने पैसे आप जब शोरूम को दे देते हो तो एक बर्डन आपका कम हो जाता है। बाइक के प्राइस का 1/3 या 1/4 आपने दे दिया। उसके बाद जो बचा हुआ पेमेंट होता है उसको वो लोग EMI में कन्वर्ट कर देते हैं। EMI मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, जो कि आपके बैंक से कटता है। तो बैंक से कटेगा तो ऑब्वियसली पैन कार्ड का झंझट आएगा, आधार कार्ड और सब चीज़ें, डिटेल्स आपको देना पड़ेगा शोरूम को। एक फ़ाइल बनती है, बहुत सारी साइन भी वो लोग करवाते हैं। तो फाइनेंस आपने जब करवा लिया होता है तो उस समय एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि आपके बैंक में बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आप जब बाइक खरीदोगे तो मंथली पेमेंट कटेगा, अपने आप कट जाता है। आप लोग सोचते हो कि मैं मंथली पेमेंट करूंगा, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट के ज़रिए आप बाइक को लेते हो, तो ये इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि बैंक में बैलेंस होना चाहिए। खुदा न खास्ता आपका जॉब चला जाए, आपका बिज़नेस ना चले तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपने अगर कुछ महीनों की पेमेंट नहीं की तो वो लोग बाइक को ले जा लेंगे। मतलब कि आपको पनिशमेंट मिलेगी और हो सकता है वो लोग बाइक को बेच देंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि कुछ बैलेंस बैंक में हमेशा पड़ा रहे,
ताकि अपने आप जब कट रहा है तो आपको टेंशन ना रहे, कल चल के आपके लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो आपकी बाइक को कोई नुकसान ना हो। मैंने कोई भी ड्रॉप नहीं किया था और कोई पेनल्टी मैंने नहीं दिया। अगर 2-3 महीने नहीं देते हो तो वो लोग पेनल्टी लगाते हैं, मतलब जो आपका ईएमआई होता है उससे ज़्यादा पैसे लेंगे आपसे, तो ऐसा होता है। जब मैंने बाइक खरीदी थी तो मुझे इतना फाइनेंस का नॉलेज नहीं था, तो लोन जब मैंने लिया तो मुझे 14% यानी कि बहुत महंगा मिला था बाइक का लोन। आप लोग क्या करना है कि पहले रिसर्च करना, मार्केट में घूमना, अलग अलग बैंक से आप कॉन्टैक्ट करना और जो सबसे कम इंटरेस्ट रेट आपको देगा, जैसे 9%, 10%, 8%, तो वो इंटरेस्ट रेट फाइनल करके उसी बैंक से आप लोग लोन फाइनलाइज करना। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ये ईएमआई जो है बहुत महंगी पड़ेगी बाद में। जैसे मेरी बाइक का प्राइस एक्चुअली ऑन रोड था 75,000, बट मुझे पे करना पड़ा 1,08,000। तब आप लोग सोच रहे हो 33,000 एक्स्ट्रा मैंने काहे के पे किए, तो वो इंटरेस्ट के थे जो 3 साल मैंने पे किया। मंथली मेरा जो ईएमआई था वो 2300 था। और अगर मैं सोचो कि सस्ते में अगर कोई इंटरेस्ट रेट पर मैं लोन लेता तो मुझे मंथली ईएमआई पड़ता ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये, मतलब 1500। तो ये जो 700-800 रुपये एक्स्ट्रा दिया मैंने, ये मुझे बहुत आगे भारी पड़ा। तो आपको भी ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो क्या करो, सबसे पहले मार्केट में फील्ड वर्क रिसर्च करो। ये आपको इंटरनेट पर पता नहीं चलेगा, आपको घूमना पड़ेगा अपने आसपास जहाँ पे आप बाइक लेने वाले हो। आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं था और मुझे बाद में बहुत पछतावा भी हुआ उस चीज़ के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, गलती से इंसान सीखता है, आगे फ्यूचर में मुझे वो चीज़ काम आएगी। नेगोशिएट करना ज़रूरी होता है। मैंने आपको बताया, एक ये पॉइंट याद रखिए मेरा इंटरेस्ट रेट के बारे में, इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए अगर आप लोन पर बाइक ले रहे हो, फाइनेंस पर। ये चीज़ें कार के ऊपर भी लागू होती है। दूसरा, बैंक अकाउंट होना चाहिए, मैंने पहले बताया, बैंक में बैलेंस होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, फ़ोटोग्राफ्स है, ये सब चीज़ें हर जगह काम आती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जैसे महाराष्ट्र में है, उनका रेट बहुत कम होता है। तो किसी भी बैंक के चक्कर में पड़ने से अच्छा है आप पत संस्था या कोऑपरेटिव सोसाइटी से खरीदो। ऐसे हर जगह नहीं होते, बट कुछ जगह पर होते हैं। उनसे कॉन्टैक्ट करोगे तो थोड़ा सा कम में आपका लोन पास हो जाएगा। एक थर्ड ऑप्शन बताता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कैश पेमेंट में नहीं खरीदनी है नई बाइक, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। दूसरा ऑप्शन मैंने बताया कि लोन, आपको लोन वाला ऑप्शन भी पसंद नहीं आएगा। तो थर्ड ऑप्शन है, बहुत लोग अपनाते हैं इस ऑप्शन को, कि आप लोग यूज़ बाइक यानी कि पुरानी बाइक खरीद लो, ना कोई लोन का झंझट रहेगा और कम पैसे में, मतलब आधे पैसे में सेकंड हैंड बाइक आपको मिल जाएगी। बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि बाइक की कंडीशन अच्छी हो, और यही चीज़ कार के ऊपर भी लागू होती है। तो आप लोग ऐसा करोगे तो ऐसा कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बाइक्स जो 15-20 लाख की होती है उसको कम रेट में ख़रीदते हैं और उसको बाद में मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप लोग चाहो तो इस ऑप्शन को यूटिलाइज़ करो। आगे चल के मैं भी सोच रहा हूँ, ऐसा अभी तय नहीं है, बट अगर मैंने सोचा है कि मेरी ड्रीम बाइक जो है उसके लिए अगर मेरे पास पैसे अरेंज नहीं होते तो यार सेकंड हैंड बाइक लेने में एक बुराई क्या है। ऐसे बहुत लोग करते हैं और करना भी चाहिए। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पे फोकस करना। अब मैं अगला पॉइंट पे आता हूँ, इन्फ्लेशन, जो कि आप लोग बताइए कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बहुत बढ़ रही है। 3-4 साल पहले जो बाइक का प्राइस 70-80 हज़ार था वो 1 लाख से ऊपर जा चुका है। अब आप लोग सोच रहे हो कि 2022 में या 23 में मैं कोई बाइक खरीदूंगा तो उसका रेट आज 1 लाख है, तो कल चल के 1,10,000, 1,20,000 हो जाएगा। तो इसके तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए। आज जो आप सेविंग कर रहे हो उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो जो डाउन पेमेंट आप करने का सोच रहे हो वो भी बढ़ जाएगा। अगर आप कैश पेमेंट ले रहे हो तो वो भी अमाउंट आपका बढ़ेगा। तो ये एक गोल्डन टिप दे रहा हूँ मैं कि इन्फ्लेशन को भी बीट करना है आपको, उसके लिए आपको सेविंग को बढ़ाना पड़ेगा। इस बात पर ध्यान दो। तो मेरी 4 बातें याद रखिए। एक इन्फ्लेशन जो मैंने अभी बताया, उसके पहले मैंने बताया बहुत सारे टिप्स आपको दिए, जैसे कि सेकेंड हैंड बाइक, उसके पहले ऑप्शन एक बताया मैंने लोन वाली बाइक, उसके पहले बताया आप डायरेक्टली जाकर कैश पेमेंट से भी खरीद सकते हो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से। और इसके अलावा कुछ छोटी मोटी टिप्स भी दिया, उसको ध्यान में रखना, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाइक खरीदने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो मैंने बताया, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन। कोई मुझसे अगर पूछे कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि लोन का ऑप्शन ठीक है। उस समय की बात बता रहा हूँ जब मेरे पास बाइक लेने की बहुत जल्दी थी मुझे, क्योंकि मैं 3-4 साल इंतज़ार करता तो मुझे बहुत सेविंग करनी पड़ती और हो सकता है मेरे पास पैसे इकट्ठा नहीं होते। तो 70-80 हज़ार इकट्ठा करने में आप लोगों को भी जानते हो कि बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए लोन का ऑप्शन मेरे लिए उस समय बेस्ट था, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप लोग थोड़ा सा अपना फाइनेंशियल नॉलेज भी बढ़ाइए। ऐसी चीज़ों के लिए फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लोग आपको एडवाइस नहीं कर सकते, आपको खुद को भी सीखना पड़ेगा फाइनेंस के बारे में और कैश मैनेजमेंट के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में। मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, इसलिए मुझे वहाँ से भी थोड़ा हेल्प हो जाती है। ऊपर से
मैं स्टडी करता हूँ, जैसे मैंने बताया इंस्टाग्राम में कुछ पेजेस है जिनको मैं फॉलो करता हूँ। मनी माइंडेड मैन करके एक पेज है, उसको मैं फॉलो करता हूँ। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग भी फॉलो कर लेना अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है। थॉट्स मनी माइंडेड मैन एक बताया मैंने। एक द बिजनेस हैक्स को मैं फॉलो करता हूँ। तो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी आ सकते हैं और आपको हेल्प हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया गंदा होता है, सब बकवास है। अच्छी चीज़ें देखने वाले को अच्छी चीज़ें मिल जाएगी, जिसको गंदगी फैलानी है वो गंदी चीज़ें देखेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या सीखना है। तो सोशल मीडिया में भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है अपनी ग्रोथ के लिए। तो यूट्यूब में भी बहुत सारे फाइनेंशियल थॉट्स वाले वीडियोस अच्छे हैं, आप लोग वो भी देखते रहो, अपना फाइनेंशियल नॉलेज भी बढ़ाओ। कुछ चीज़ें मुझे पसंद है तो मैं आपको बताते रहूँगा जो नॉलेज मैं गेन कर रहा हूँ, ठीक है। आई बटन में ऊपर लिंक दे रहा हूँ, मेरे कुछ पुराने वीडियोस आप लोग देख सकते हो। इस सीरीज़ की आई बटन की लिंक भी ऊपर मिलेगी आपको, आप लोग दूसरे वीडियोस भी देख लो। और मैं कुछ शॉर्ट्स अपलोड किया हूँ, उसको भी ज़रूर देखना। मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है। जो यूट्यूब शॉर्ट्स का फॉर्मेट अभी बहुत तेज़ी से फेमस हो रहा है, मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाया, ज़रूर देखना। आगे चल के मैं नॉलेज वाले शॉर्ट्स भी बनाने वाला हूँ। मैं अभी सोच रहा हूँ, हो सकता है कुछ दिनों में आपको शॉर्ट्स ज़्यादा मिले। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर देना। और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर बताना मेरे वीडियोस के बारे में। थोड़ा सा लोगों को इन्फॉर्म करूँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे चैनल के लिए। और हाँ, मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, उसमें भी कुछ आपके काम की बातें होती है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हिंद।